हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस लेक्चर में अपन देखेंगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिनको देख के आप लोगों को भी मजा आएगा कि हाँ, इनको पढ़ना चाहिए, बड़े इंटरेस्टिंग है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक है आईएनएस अंजदीप। देखो, आईएनएस अंजदीप ना ये शिप है। देख रहे हो, इंडियन नेवी का झंडा लग रहा है, इनॉग्रेशन हो रहा है। अभी दिसंबर 2025 में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ये कमीशन हुई है इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड में। कहाँ हुई है? ईस्टर्न नेवल कमांड में। आपका होमवर्क है कि आपको बताना है ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चेन्नई है या विशाखापट्टनम है, ये आपको बताना है, या कोलकाता है। ठीक है, बताइए क्या। देखो, आईएनएस अंजदीप ना अरनाला क्लास की एक शिप है। आईएनएस का फुल फॉर्म ही होता है इंडियन नेवी शिप। क्या होता है? इंडियन नेवी शिप। ये अरनाला क्लास की शिप है। जो ये अरनाला क्लास है ना, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। जैसे इसका नाम है शैलो वाटर क्राफ्ट, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ शैलो वाटर में ही तैर सकता है, ये डीप सीज में नहीं जा सकता। ये किसी भी पानी में तैर सकता है, पर ये शैलो वाटर में भी जा सकता है। जैसे जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह होते हैं वो शैलो वाटर में नहीं जा सकते, ये शैलो वाटर में भी जा सकता है। बस ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यूज करा जाता है। इस शिप में ना सोनार लगे होते हैं। सोनार से वो डिटेक्ट कर लेते हैं सबमरीन को पानी में और मिसाइल डाल के उड़ा देते हैं सबमरीन को। तो इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ को ये मजबूत कर रहा है। आईएनएस अंजदीप इज द थर्ड शिप ऑफ अरनाला क्लास। अरनाला क्लास का भी थर्ड शिप है, ठीक है, ऑफ द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट कमीशनड इन ईस्टर्न नेवल कमांड। बे ऑफ बंगाल में गवर्न करती है ये ईस्टर्न नेवल कमांड। इट इज री इनकारनेशन ऑफ द अर्सवाइल पेट्या क्लास कॉर्वेट ऑफ द सेम नेम दैट वाज decommissioned इन 2003। देखो, आईएनएस अंजदीप भी एक टाइप का कॉर्वेट ही है। ये पेट्या क्लास कॉर्वेट होते थे जो 2003 में डिकमीशन हो गए थे, ये उसका नया रिकारनेशन है। देखो, यूपीएससी से पहला सीधा सीधा सवाल आ जाएगा, आईएनएस अंजदीप है क्या? आईएनएस अंजदीप एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ASWSWC यही है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है आईएनएस अंजदीप। ये अरनाला क्लास में आता है। इसका पुराना नाम पेट्या क्लास कॉर्वेट था, जो 2003 में डिकमीशन हो गया था। 2025 दिसंबर में ये कमीशन हुई है ईस्टर्न नेवल कमांड में। ईस्टर्न नेवल कमांड भी याद रखना है। देखो, अपनी इंडियन नेवी ने ना सोचा है कि अरनाला क्लास में वो ये 8 शिप्स लाएंगे। अरनाला क्लास में इनका टारगेट है 8 टाइप की शिप्स लाना। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्लास वाली, ठीक है, ASWSWC वाली। अभी तक 2 शिप्स आ चुकी हैं अरनाला क्लास में, आईएनएस माहे और आईएनएस मलवन। तो आपको ये भी याद रखना है, आईएनएस माहे और आईएनएस मलवन अरनाला क्लास में है। आईएनएस अंजदीप भी अरनाला क्लास में है। The primary aim of the vessel is to address challenges in the littoral combat environment, coastal and shallow water. Coastal और shallow water दोनों में ही लड़ सकती है। It is specifically engineered to act as a dolphin hunter, tasked with the detection, tracking and neutralization of enemy submarines in coastal approaches. इसको डॉल्फिन हंटर की तरह बनाया गया है। इसका निकनेम भी डॉल्फिन हंटर है। यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि कौन सी टाइप की शिप्स का नाम डॉल्फिन हंटर है। अरनाला क्लास, आईएनएस अंजदीप का निकनेम डॉल्फिन हंटर है। इनको क्यों बनाया गया है? कि ये कोस्टल वाटर और शैलो वाटर में डिटेक्ट कर सके सबमरीन को, ट्रैक कर सके और न्यूट्रलाइज कर सके। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है उड़ा सके। ठीक है, सबमरीन एंटी वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बनाई गई है ये। किसने बनाया है इसे? देखो, एक ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये जो पीएसयू है ना, ये कोलकाता में है और ये नेवी की शिप्स बनाते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये इन्होंने बनाई है अरनाला क्लास की आईएनएस अंजदीप। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी है। एलएनटी और शिपयार्ड कोटुपल्ली जेआरएससी, ये याद नहीं रखना। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसको बनाया है। मोटा मोटा बस आप ये याद रख लो, आईएनएस अंजदीप क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्लास वाली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आईएनएस माहे, आईएनएस मलवन भी अरनाला क्लास में। अरनाला क्लास क्या है? इनका निकनेम डॉल्फिन हंटर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, आ जाते हैं प्रीलिम्स में आजकल। फिर आज का दूसरा टॉपिक है ताफ्तान वॉल्केनो। क्या है टॉपिक? ताफ्तान वॉल्केनो।
सीधा सवाल आएगा यूपीएससी में, ताफ्तान वोल्केनो कहाँ पर है, कौन से देश में है ताफ्तान वोल्केनो? ऑप्शन में आएगा अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक। ठीक है, ताफ्तान वोल्केनो है ईरान में, ताफ्तान वोल्केनो है ईरान में। सिंपल सी बात है, इतना याद रख लो। अब थोड़ा ताफ्तान वोल्केनो के बारे में देख लेते हैं। ये स्ट्रेटो टाइप का वोल्केनो है, ये साउथ ईस्ट ईरान में मिला है। ठीक है, पाकिस्तान के बॉर्डर के क्लोज है ये। ठीक है, ये स्ट्रेटो वोल्केनो है। वोल्केनो भी काफी टाइप के होते हैं, ये स्ट्रेटो वोल्केनो है। ठीक है, ये कैसे बना था? अरेबियन ओशन प्लेट थी और एक यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। ओशन क्रस्ट प्लेट, ओशन वाली प्लेटें हैवी होती हैं, कॉन्टिनेंट वाली प्लेटें हल्की होती हैं। तो जब ये जो दो प्लेटें मिली ना, तो ये है ओशन प्लेट, अरेबियन ओशन प्लेट, ये है यूरेशियन कॉन्टिनेंट प्लेट। तो यूरेशियन कॉन्टिनेंट प्लेट ऊपर उठ गई क्योंकि अरेबियन ओशन प्लेट हैवी थी, तो वो ऐसे नीचे चली गई। ठीक है, सबडक्शन हो गया, तो उस क्रैक में से बना था ये ताफ्तान वोल्केनो। इसका कंपोजिशन क्या है? ये लेयर्स ऑफ लावा और ऐश से बना है। देखो, ये लावा और ऐश से बना है, तो हर साल लावा और ऐश तो बढ़ता जा रहा है, तो इसकी हाइट भी बढ़ रही है। पिछले 10 महीने में ये 3.5 इंच 9 सेंटीमीटर बढ़ गया है ताफ्तान वोल्केनो। आपको मेजरली याद रखना है, ताफ्तान वोल्केनो ईरान में है। यही सवाल है यूपीएससी का। एक बार रीड कर लेते हैं। द ताफ्तान volcano in southeastern Iran has risen by about 3.5 inches up to 9 centimeters over a period of 10 months. देखो, 10 मंथ्स में इसमें इतनी लावा और ऐश आके जमा हो गई कि ये 10 सेंटीमीटर के करीब बढ़ गया। तो ये न्यूज में तो है ही, क्योंकि एक्टिव हो रहा है। इसका लोकेशन क्या है? एक है माउंट ताफ्तान, इज अ स्ट्रेटो वोल्केनो सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट ईरान, क्लोज टू बॉर्डर विद पाकिस्तान। माउंट ताफ्तान भी है ये। वोल्केनो टाइप क्या है? कंपोजिट स्ट्रेटो वोल्केनो, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटो वोल्केनो है ये ताफ्तान वोल्केनो। ये बना कैसे था? इट वॉज फाउंड बाय द सबडक्शन ऑफ द अरेबियन ओशन क्रस्ट अंडर द यूरेशियन कॉन्टिनेंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपोजिशन, इट इज बिल्ड ऑफ लेयर्स ऑफ लावा एंड ऐश, इट वेंट्स थ्रू समिट। ठीक है, इसके जो समिट है ना, वहीं पे इसके वेंट है। ये देख लो, इस पहाड़ी पे दो चोटियां दिख रही है ना, तो इसके दो समिट है। अभी नाम बताऊंगा उसका क्या क्या जरूरी है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी है, ताफ्तान वोल्केनो कहाँ है? ताफ्तान वोल्केनो ईरान में है। ताफ्तान एक पहाड़ी भी है, साउथ ईस्ट ईरान में है, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पड़ता है माउंट ताफ्तान। वोल्केनो टाइप पूछ लेंगे, कंपोजिट स्ट्रेटो वोल्केनो है। ताफ्तान वोल्केनो कंपोजिट स्ट्रेटो वोल्केनो है। ये बना कैसे था? अरेबियन ओशन क्रस्ट के नीचे सबडक्शन हो गया था यूरेशियन कॉन्टिनेंट से, इसलिए ये बना था। ये लावा और ऐश से ही बना है। ईरान का जो ताफ्तान वोल्केनो है ना, ये बहुत पुराना है। ये लगभग 7 लाख साल पुराना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 13,000 फीट, 4,000 मीटर ऊपर है ये सी लेवल से। ये टॉलेस्ट पीक है साउथ ईस्टर्न ईरान में। ईरान की टॉलेस्ट पीक नहीं है, उस रीजन की ही है। इसमें जो अपन देख रहे थे ना, दो पहाड़ियां देख रहे थे अपन, वो उनका नाम है नारकू और मतरकू। कू 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 से रिलेटेड कोई भी पहाड़ी आ जाए ना, वो ईरान में है। सबमिट भी पूछ सकता है यूपीएससी। नारकू समिट कहाँ पर है? माउंट आफ्तान की समिट है, ईरान में है। मटरकू समिट कहाँ है? ईरान में है। ठीक है, इट फीचर्स एन एक्टिव हाइड्रोथर्मल सिस्टम विद सल्फर एमिटिंग फॉर्मुलोज। सल्फर निकलता है इसमें। देखो, एक बार मैप देखो, इसमें छोटा सा मैप दिख रहा है ना, ईरान के कहाँ पर है ये? देख लो, साउथ ईस्टर्न ईरान में है ना, यही है ये। ठीक है, पास पड़ता है ये पाकिस्तान के, इसलिए भी न्यूज में है। इसकी दो समिट्स है, नारकू और मटरकू। 7 लाख साल पुराना है ये, 4,000 मीटर ऊंचा है ये सी लेवल से। ताफ्तान वोल्केनो ईरान में है, ताफ्तान वोल्केनो ईरान में है, ताफ्तान वोल्केनो ईरान में है। देखो, फिर टॉपिक है कबोम्बा फुरकुटा। मैं कह रहा था ना कि आज के सारे टॉपिक्स ही बहुत बड़े इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउंस ही नहीं करे जा रहे। कबोम्बा फुरकुटा। अब जैसे प्रीलिम्स के पेपर में आ जाएगा ऐसे लिखा हुआ, कबोम्बा फुरकुटा क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि प्रोनाउंस ही नहीं करा जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। तो अभी पढ़ लो जिससे कंफ्यूज नहीं हो। देखो, केरला में एक कोले वेटलैंड करके है। कोले वेटलैंड ना एक रामसर साइट है, सबसे पहले तो याद रखो। कोले वेटलैंड केरला में है, कोले वेटलैंड रामसर साइट है। कोले वेटलैंड में ना एक एक्वेरियम प्लांट इंट्रोड्यूस करा गया था। एक पौधा लाए थे कि वो बड़ा सुंदर लगता है, पर वो पौधा निकला इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। तो वो पौधा ना पिंक कलर का होता है, वो पूरी वेटलैंड में ही फैल गया और इम्पैक्ट करने लग गया उस वेटलैंड में।
ये पौधा लाए थे, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में मिलता है ये पौधा। इस पौधे का ही नाम है कबोम्बा फुरकुटा। तो ऐसे सवाल आ जाएगा, कबोम्बा फुरकुटा क्या है? कबोम्बा फुरकुटा एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है, एक प्लांट है, इन्वेजिव एलियन प्लांट है, जो पिंक कलर का है और पूरी कोले वेटलैंड केरला में फैल गया है। ये कहाँ से आया था? ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका से आया था। ठीक है। इसको क्यों लाए थे? क्योंकि ये सुंदर लग रहा था इसलिए ले आए थे। अब क्या पता कि ये नुकसान कर गया ये तो। ठीक है। कबोम्बा फुरकुटा, the Kole wetlands in Kerala, an internationally important Ramsar site known for its high biodiversity, are facing a new threat from an invasive alien plant species called Kobomba furcuta, also known as pink bloom. पिंक ब्लूम भी लिखा आ सकता है, कबोम्बा फुरकुटा भी लिखा हुआ आ सकता है। कोले वेटलैंड केरला में पिंक ब्लूम हो गया है। क्यों हुआ? क्योंकि कबोम्बा फुरकुटा इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीशीज फैल गई है। This species originating from Central and South America has been introduced to Kerala as an aquarium plant and has now become a menace to the Kole fields alongside existing threats like water hyacinth and Salvina molesta. ठीक है। एक्वेरियम प्लांट वो होता है कि बड़े सुंदर लग रहे होते तो ले आता है एस्थेटिक्स के लिए। Cobomba furcuta characterized by its massive pink flowering. Pink flowering होती है, while its vibrant pink appearance may seen पिक्चर्स क्यू। देखो पिक्चर्स क्यू मतलब वही, फोटो लेने में बड़ा मजा आता है ना, कितनी सुंदर लग रही है देखो इमेज में। इट पोसेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द रीजन। देखो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज वही होती है जो इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट कर रही होती है नेगेटिवली। ठीक है। याद रखना कबोम्बा फुरकुटा क्या है, सीधा सवाल आ जाएगा यूपीएससी में। उसके बाद आता है कोले वेटलैंड क्या है। देखो कोले वेटलैंड एक रामसर साइट है। सवाल आएगा कोले वेटलैंड रामसर साइट है या नहीं है? जी हाँ, कोले वेटलैंड रामसर साइट है। सवाल आएगा कोले वेटलैंड कौन से राज्य में है, कौन से स्टेट में है? जी केरला में है। केरला के त्रिशूर और मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट्स में है ये। बहुत ज्यादा इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का बायोडाइवर्सिटी है बहुत अच्छी है, पैडी कल्टीवेशन बहुत होता है, बर्ड लाइफ भी बहुत ज्यादा है। तो इस जो इन्वेजिव एलियन प्लांट है ना, पैडी कल्टीवेशन और बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली, इसलिए कंसर्न का टॉपिक है। देखो केरला में अरेबियन सी के पास ही है ये कोले वेटलैंड, इसकी शेप देख लो। फिर आता है एक और वॉल्केनो। ये वॉल्केनो कहाँ है, इसका नाम क्या है? प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे। पिटॉन डे ला फोरनास। ठीक है, फ्रेंच मेरे को आती नहीं। तो ये जो है ना वॉल्केनो, ये है फ्रांस की टेरिटरी में। नाम फ्रेंच है पर ये फ्रांस में ही है, पर ये मेनलैंड फ्रांस में नहीं है, फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी में है। फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी एक है इंडियन ओशन में, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में रियूनियन आइलैंड है, वो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। उस पे ये वोल्केनो है पिटोन डे ला फोरनास। ये अभी फट गया। ये अभी तो फटा है, ये कुछ टाइम पहले भी फट गया था, ये साल में दूसरी बार फटा है इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है। ये टिपिकल बेसाल्टिक शील्ड वोल्केनो है। ये कैसा वाला वोल्केनो है? ये स्ट्रेटो वाला वोल्केनो नहीं है, ये शील्ड वाला वोल्केनो है। दो टाइप के वोल्केनोस होते हैं, शील्ड वोल्केनो, स्ट्रेटो वोल्केनो, और भी एक टाइप के होते हैं। ठीक है। तो ये शील्ड वाला वोल्केनो है। ये 5,30,000 साल पुराना वोल्केनो है। इसकी हाइट है 26,032 मीटर। ये ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये भी याद रखना है, पिटोन डे ला फ्रानास वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक बार इसके बारे में रीड कर लेते हैं। पिटोन डे ला फर्नास is a volcano in Reunion Island which erupted again, marking its second eruption of the year. It is one of the world's most active and productive volcano. ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो और प्रोडक्टिव वॉल्केनो में आता है। इट इज अ टिपिकल बेसाल्टिक शील्ड वॉल्केनो। ये कैसा वाला वॉल्केनो है? बेसाल्टिक शील्ड वॉल्केनो है। यूपीएससी स्टेटमेंट बनाती है, उसमें पूछ लेंगे कौन सा वाला वॉल्केनो है। ये 5,30,000 साल पुराना है, हाइट इसकी 26-32 मीटर है, ये नहीं पूछेंगे। इट इज इन अ फेज ऑफ फ्रीक्वेंट बट शॉर्ट लिव्ड इरप्शंस दैट स्टार्ट्स विद लावा फाउंटेन्स एंड प्रोड्यूस लार्ज लावा फ्लोस। देखो ये ना लावा वावा बहुत निकलता है इसमें से, छोटे ही इरप्शन होते हैं पर फ्रीक्वेंट इरप्शन हैं इसमें। 2010 में ना ये बड़ा फेमस हो गया था, इसलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बना दिया था। आपको क्या याद रखना है? पिटोन डेला फर्नास। पिटोन डेला फर्नास कौन से देश में है? पहले तो याद रखना है पिटोन डेला फर्नास क्या है। पिटोन डेला फर्नास वॉल्केनो है। ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ है। ये वॉल्केनो कहाँ है? ये वॉल्केनो रियूनियन आइलैंड में है। रियूनियन आइलैंड फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में, मॉरिशस के पास। ये देखो
इनका है ला, ये कहाँ पर है, ये रियूनियन आइलैंड में है। रियूनियन आइलैंड साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में है, मेडागास्कर मॉरिशस के पास है। मैप देख लो अफ्रीका के कितना पास पड़ता है, इसके पास मॉरिशस है, मेडागास्कर एक बड़ा देश है इसके पास। मैप ध्यान से देख लो। अब कमेंट में बताना, सेंट डेनिस तो इसकी कैपिटल है रियूनियन आइलैंड की। ठीक है, याद रखना रियूनियन आइलैंड फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, वेस्टर्न इंडियन ओशन में, साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में। यहाँ पे ये वोल्केनो फटा है। ला ला ऐसा अजीब सा नाम है ना, याद रख लेना नाम। यूपीएससी सीधा पूछेगा ये क्या है, ये कौन से देश में है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये फ्रांस में नहीं है, ये इंडियन ओशन में ही है। तो आता है टॉपिक कॉन्गो की लेक के बारे में, आज का आखिरी टॉपिक है ये। कॉन्गो की ना ये जो दो लेक हैं ये बड़ी फेमस हो रही हैं आजकल। ये दोनों रामसर साइट भी हैं। ठीक है, इन लेक्स का नाम क्या है, माए नडोम्बे एंड टुम्बा। क्या नाम है, माए नडोम्बे एंड टुम्बा। सीधा सवाल आ जाएगा, लेक्स माए नडोम्बे एंड टुम्बा कौन से देश में है। रवांडा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, तंजानिया, केन्या, कहां पर है। कंफ्यूज नहीं होना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है माए नडोम्बे एंड टुम्बा लेक्स। Lakes Mai Ndombe and Tumba are large shallow backwater lakes characterized by their dark tea-like color. मटमैली है ये लेक्स, ठीक है, इसलिए टी लाइक कलर है। This unique appearance is caused by high concentrations of dissolved organic matter and humic acids leached from the surrounding dense forest and peatlands. देखो इसमें काफी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, तभी इसका कलर ही एकदम ब्राउन हो गया है। काफी सारा ह्यूमिक एसिड है, तो डिकम्पोजिशन भी काफी है, तो काफी सारा कार्बन आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट कर रही हैं ये लेकें। ये जो लेक्स है ना, इनमें से कार्बन आ रहा है एनवायरनमेंट में, इसलिए ये नुकसानदायक है सोसाइटी के लिए। सोचो, लेक भी नुकसान कर रही है, लेक भी पॉल्यूशन कर रही है। सीधे सीधे याद रखो, मैं नडोम्बे एंड टुम्बा लेक कहाँ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। यहाँ पे एक क्यूवेट सेंट्रल बेसिन है। सवाल आ जाएगा, ये क्यूवेट सेंट्रल, क्यूवेट रीजन कहाँ पर है। क्यूवेट रीजन भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। कॉन्गो भी दो हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अपन अभी बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में। क्यूवेट रीजन कहाँ है, डीआरसी में। माई नडोम्बे और टुम्बा लेक कहाँ है, डीआरसी में। देखो उनका वेटलैंड स्टेटस है, ये दे फॉर्म पार्ट ऑफ टुम्बा निगरी मेंडोम्बे एरिया। ये भी याद रख लो, टुम्बा निगेरी और मेंडोम्बे एरिया कौन से देश में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द रामसर कन्वेंशन। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वेटलैंड है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए। इस साइड से आपको क्या क्या याद रखना है, इस साइड से आपको याद रखना है माय नडोम्बे और टुम्बा लेक कौन से देश में है, कॉन्गो में है। क्यूवेट एरिया कौन से देश में है, कॉन्गो में है। कौन से कॉन्गो की बात हो रही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात हो रही है। टुम्बा निगेरी मेंडोम्बे रामसर कन्वेंशन की वेटलैंड कौन से देश में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। ठीक है, देखो ये है मैप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का। इसके वेस्टर्न साइड में पड़ती है ये लेक्स। ठीक है, देख रहे हो ना, लेक टुम्बा, लेक माई निडोम्बे, ये कॉन्गो का मैप है। कॉन्गो देखो कैसा अजीब सा शेप है ना कॉन्गो का। कॉन्गो का कितना छोटा सा पार्ट जाके मिलता है अटलांटिक ओशन में। कितना अजीब सा मैप है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है कॉन्गो का। अब आप बताना, कॉन्गो पे कौन राज करते थे, यूरोपियन पावर, कौन सी यूरोपियन पावर कॉन्गो पे राज करती थी। फ्रांस, इटली, स्पेन, पोर्चुगल, इंग्लिश, डच, डेन्स, कौन करते थे बताना। जो मैंने नाम लिया वो कोई भी नहीं करता था, तो गूगल करके बताना कि कौन करता था राज। और वो जो राज करता था ना, वो सिर्फ कॉन्गो पे राज करता था और वो कहीं और राज नहीं करता था। ये भी एक इंटरेस्टिंग है। ये देख लो ये न्यूज में क्यों है। A recent scientific study has found that lakes Mai Ndombe and Tumba in the Congo basin are releasing ancient carbon stored for thousands of years in surrounding peatlands, raising fresh climate concerns. देखो यहाँ पे ना काफी सारा एंशियंट कार्बन रुका हुआ था, क्योंकि इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमिक एसिड आ रहा था ना, तो इस लेक में काफी सारा एंशियंट कार्बन स्टोर्ड था। अब वो रिसेंटली एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए ये क्लाइमेट कंसर्न है बहुत बड़ा, इसलिए ये न्यूज में है। ये सारे अजीब अजीब से नाम, इस वीडियो में तो सारे अजीब नाम है, सारे अजीब नाम नोट बना के कॉपी में लिखने हैं आपको इस वीडियो में जो जो है।
फिर जो है ना इसमें सारे अजीब नाम, इनको आपको कंटिन्यूस रीडिंग रखनी है, तब जाके दिमाग में बैठेंगे और प्रीलिम्स में सही होंगे, वरना आंसर सही नहीं होगा। थैंक यू। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? बहुत अजीब सा लेक्चर था, अजीब अजीब से नाम थे पर जरूरी हैं यूपीएससी के लिए, इसलिए पढ़ाए गए हैं। इनके क्या करना, आपको ये बस नाम लिख लेना या फनी वे में याद कर लेना सारे नाम, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? पर शॉर्ट नोट्स बनाना तभी सही मतलब है, वरना मत देखो वीडियो, शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे तो।